नमस्कार, मैं स्वरभूमि से रोहित शर्मा। जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि माओवादियों के द्वारा तैयार किए गए आईडी ब्लास्ट में 4 पुलिस जो डीआरजी से था यानी पूर्व माओवादी था वो मारा गया। ये डीआरजी बहुत ही कम वेतन पर काम करते हैं सरकार के लिए और सरकार उनसे जबरन काम करवाती है। एक आंकड़ा के हिसाब से अगर हम बात करें तो डीआरजी का जो मसला है, इनकी सैलरी बहुत कम होती है। दूसरी चीज कि इनको इस तरह से प्रताड़ित करके काम कराया जाता है कि अगर ये जाने से इनकार करते हैं किसी भी एम्बुश में या फिर किसी भी कार्यक्रम में माओवादियों के खिलाफ अगर, तो पुलिस उनको साफ बोलती है कि अगर आप एक नहीं जाएंगे तो आपको पूरे महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी। बहुत ही कम वेतनमान पर काम कर रहे ये डीआरजी जो पूर्व माओवादी थे, अब जो है सरकार के वह नुमाइंदे बन गए या कारिंदे बन गए हैं जिसको कि सरकार मनमाफिक इस्तेमाल कर रही है। जो काम सुरक्षा बल करना चाहिए था वो काम डीआरजी से कराया जा रहा है और यही कारण है कि डीआरजी मारा भी जा रहा है। डीआरजी के बारे में जो समझदारी स्पष्ट तौर पर है, उसकी मृत्यु से किसी को अपराध बोध नहीं होता है सरकार को, और ना ही उसके प्रति किसी तरह जवाबदेही का एहसास ही होता है। यही कारण है कि जितने भी डीआरजी मारे गए हैं उसको लेकर के जो है उसके परिजन लगातार धरना करते रहते हैं, मांग करते रहते हैं और अपने लिए जो है एक सुविधा चाहने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनको वो नहीं मिलता है जिसको कि सरकार अनदेखी कर रही है। डीआरजी में काम कर रहे जो भी पूर्व माओवादी हैं उनके ऊपर तलवार दोहरी लटकी हुई होती है। एक तो उनको सैलरी नहीं दी जाएगी अगर वो जाने से इनकार करते हैं या कोई बहाना बनाते हैं। दूसरी कि उनको डर दिखाया जाता है कि अगर तुम जेल नहीं जाओगे एम्बुश में तो जेल जाओगे, क्योंकि उनके ऊपर जो पुराने अपराध के जो कार्यक्रम थे, जो मुकदमे थे, वो मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, वो मुकदमे अस्थायी तौर पर रखे जाते हैं उनको ब्लैकमेल करने के लिए। और अगर किसी भी तरह का चूचा करता है ये लोग, अगर सीधे तौर पर उसको जो है जेल जाने की धमकी दिया जाता है। ये भी एक परिस्थिति है। बहरहाल डीआरजी को गया था कांकेर में एम्बुश को हटाने के लिए या आईडी ब्लास्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो कि अमित शाह शब्द नया इस्तेमाल किया, न्यूट्रलाइज करना। तो उसमें वो मारा गया। मारे जाने के बाद एक चीज और स्पष्ट होती है कि इस तरह की घटनाएं क्या सरकार रोक पाएगी। यह भी बताया गया है कि आत्मसमर्पण किए गए माओवादी ने ही लोकेशन बताया था, उस लोकेशन के हिसाब से डीआरजी वहां गया था, वहां एम्बुश में ब्लास्ट होता है आईडी में और वो मारा जाता है। तो सवाल उठता है कि जो आत्मसमर्पित माओवादी ने उस लोकेशन दिया था उसके साथ सरकार अब किस तरह से व्यवहार करेगी। जो भी आत्मसमर्पण माओवादी किए हैं 4000 के आसपास, वे माओवादी का स्थिति क्या होने जा रहा है इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। और इस तरह से अगर लगातार माओवादियों का एक्टिविटी बढ़ता रहा, जैसे सारंडा के जंगलों में लगातार घटनाएं बढ़ रही है, वहां पर एक पूर्व माओवादी जो पुलिस का मुखबिर बन गया था उसकी भी माओवादियों ने हत्या कर दी सारंडा के पहाड़ के कोल्हान में। तो सवाल ये उठता है कि अगर माओवादी गतिविधि बढ़ती चली जाती है तो सरकार का इन आत्मसमर्पित माओवादियों के प्रति रुख क्या होगा, यह भी सवाल महत्वपूर्ण होगा इस संदर्भ में। आइए इस पर चर्चा करते हैं। इसके साथ ही एक और सवाल है जिस पर नंदिनी सुंदर ने सवाल उठाया है, उस पर थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करते हैं, जिसे द वायर ने छापा है। द साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल जो न्यूज के आधार पर एक अनुमान लगाता है कि साल 2000 से 2026 के बीच 4138 निर्दोष नागरिक, 2723 पुलिस के कारिंदे और 5069 माओवादी मारे गए थे। यानी इस आंदोलन में जो है 26 साल के दरमियान जो है 12,182 लोग मारे गए हैं।
इसके बाद जो महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो 24 से 26 के बीच का आंकड़ा है, जिसमें कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इन दोनों में एक बुनियादी फर्क यह है कि शुरुआत में जब चीजें होती थी तो किसी को भी हत्या करती थी पुलिस जाकर के गांव में, लेकिन 24 के बाद इसने नीति में बदलाव लाया और इसने टारगेटेड हत्या करने का प्लान बनाया और टारगेट करके सिर्फ माओवादी के स्क्वाड्स को निशाना बनाया। आम जनता को इसने टच करने का कोशिश नहीं किया। यही कारण है बहुत जल्दी ही माओवादी विलग हो गए, आम जनता से कट गए। ये एक मसला है। इसके साथ ही एक मसला यह है कि जिस तरह से माओवादी ने लगातार सरेंडर किए हैं, तकरीबन आंकड़े की बात करें अगर हम तो उसके भी आंकड़े हैं। सरकारी अनुमान के मुताबिक साल 24 और 26 के बीच में कुल 706 माओवादियों को मुठभेड़ के नाम पर मार गिराया गया, 2218 को गिरफ्तार किया गया और 4839 से आत्मसमर्पण करवाया गया। और ये एक आंकड़ा है। अब भी कुछ माओवादी बचे हुए हैं जो लगातार एक्शन में हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही कम है, 100 से भी कम है और उसमें भी लोगों की हत्याएं की जा रही है या फिर उनको भी रूपी की तरह मार गिराया जा रहा है या फिर सरेंडर बारी बारी से करते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी आपने सुना होगा 47 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है इस रूपी की घटना के बाद, माने 13 अप्रैल के बाद। ऐसा कि अमित शाह ने बार बार कहा है कि माओवाद भारत से समाप्त हो गया है 31 मार्च 26 के बाद। और इस तरह से जो घटनाएं घट रही है, अब सवाल उठ रहा है ये घटनाएं कौन कर रहे हैं? क्या अमित शाह झूठ बोल रहा है या माओवादी झूठ बोल रहे हैं, या फिर सवाल ये उठ रहा है कि माओवादी आखिर फिर भी लड़ रहे हैं, अगर हैं, खड़े हैं, स्टैंड कर रहे हैं, तो उसका भी वजह क्या है? इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि माओवादी का एक हिस्सा जो खास करके मिसिर बेसरा वाला हिस्सा जो है वो संघर्ष कर रहा है, लगातार लड़ रहा है और लाख कोशिश के बाद भी वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वो वीडियो लंबा बन जाएगा। लेकिन अभी हम इस मामले में बात करते हैं कि आखिर जब 31 मार्च 26 के बाद माओवादी से समाप्त हो गया, जैसा कि मैंने एक पत्रकार से, जो बस्तर के पत्रकार, मैंने उनसे जब बात किया था उन्होंने हंसते हुए बताया कि हाँ, माओवादी छत्तीसगढ़ से समाप्त हो गया है, अब कोई नहीं बचा है। और एक मसला है और इसके बाद जो है दूसरी मसला सामने आता है। वो सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर उन हजारों महिलाओं के साथ जो पुलिस ने रेप किया है, उन महिलाओं के बच्चों की जिसकी हत्या किया है, उन पुरुषों की जिसकी पुलिस ने थानों में लाकर के कुटाई करके मार डाला है, या फिर वे हजारों लोग जिन्हें आदिवासी माओवादी बताकर जेलों में बंद किया गया है, उनका भविष्य अब कहाँ है? क्या सरकार इन लोगों से बच करके निकलना चाह रही है या मसला क्या है? इसमें जो जितने भी समर्पित माओवादी हैं, वो आत्मसमर्पित माओवादी के ऊपर जो भी मुकदमे हैं, चाहे वो किसी भी इनकाउंटर का हो या किसी भी चीज को हो, फिलहाल उस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लेकिन सवाल तो यहां भी उठता है कि अगर ये माओवादी सरकार के अनुकूल काम नहीं करती है तो फिर सरकार के साथ क्या व्यवहार करेगी? क्या उनकी हत्या कर दी जाएगी या जेलों में डाल दिया जाएगा फिर से? एक जब माओवादी मसले के जानकार एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया सरेंडर किए हैं, उनका भविष्य कहीं से भी उज्जवल नहीं है, उनको सरकार के इशारे पर काम करना पड़ेगा। और इसके साथ ही अगर माओवादियों की गतिविधियां कम नहीं हुआ, अगर माओवादी गतिविधि लगातार बढ़ती चली गई, जैसा कि सांडा जंगल आपने देखा, माओवादियों ने पुलिस के साथ इनकाउंटर किया, पुलिस को भी मार भगाया, मार भी गिराया और मार भगाया भी। तो अगर ऐसी घटनाएं लगातार चली जाती है तो ये जो 4000 से अधिक आत्मसमर्पित माओवादी हैं, इनका भविष्य कहीं न कहीं डार्क में रहेगा। और डार्क का मतलब ये हो गया कि अगर माओवादी पुलिस की हत्या इधर करते हैं तो माओवादी उन्हीं आत्मसमर्पित माओवादियों को उठा करके गोली मारेगी और उनके साथ में बुरा व्यवहार करेगी। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता बता रहे थे कि बिहार में वे माओवादी जो आत्मसमर्पण कर दिए थे, उनके साथ भी पुलिस ने यही रवैया किया।
जब तक वो उसके काम कर रहा, जब तक वो लोकेशन बतलाता रहा कि यहाँ माओवादी है, यहाँ माओवादी है, पकड़वाता रहा, तब तक तो पुलिस ने उसका देख रेख किया और उसका हिफाजत किया या फिर उसके योजना के अनुसार उसने कार्रवाई किया। लेकिन जब उसकी जानकारी खत्म हो गया, वो बताने में अक्षम हो गया कि अब आगे क्या है, तो वही पुलिस ने उसको गोली मार करके हत्या कर दिया। ये एक घटना है। दूसरी एक घटना वही मानवाधिकार कार्यकर्ता बतला रहे थे कि जब एक महिला माओवादी जो पुलिस पर सरेंडर की थी बिहार में, उसके साथ भी पुलिस ने यही किया, बाकायदा उसको बेश्या बना दिया गया। हर समय जब मैं मौका मिलता उसको थाना में बुलाया जाता और उसके साथ कोई थानेदार जो है रेप करता और उसके साथ में बलात्कार का घटना अंजाम देता। सवाल ये भी दोनों घटनाएं दिखा रहा है, क्या वो आश्रपित माओवादी चाहे पुरुष हो या महिला हो, उनका भविष्य क्या इसमें आपको दिखता है? क्या पुरुष माओवादी उन जो आश्रपण कर दिए हैं वे माओवादी, क्या माओवादी घटना घटने के बाद जब पुलिस मारी जाएगी तो क्या उनका भी इनकाउंटर किया जाएगा? एक सवाल। दूसरा सवाल, जो महिला माओवादी आश्रपण की है, क्या उसका भविष्य एक वेश्यालय निर्माण करने की दिशा में किया जाएगा? ये मानवाधिकार कार्यकर्ता जो थे वे इस सवाल को रेज कर रहे थे। ये एक मसला है। लेकिन सवाल दूसरे जगह पर है। ये जो आश्रपित माओवादी 4,000 से अधिक लोगों को जो सरकार सुरक्षा में रख रही है और अच्छे पहनावे खान पान में रख रही है उसको, सवाल इसका ये भी है, इतनी बड़ी तादाद का सरकार क्या करेगी? अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए इन आश्रपित माओवादी जो जनता से में अब घृणा का रूप ले चुके हैं, जनता के बीच घृणित हो चुके हैं, इनका इस्तेमाल अब निजी लठैत के रूप में किया जाएगा। न केवल माओवादियों के खिलाफ बल्कि उनके खिलाफ भी जो इस सरकार के, मतलब भाजपा की संघीय सरकार के राजनीतिक विरोधी हैं। मतलब तृणमूल कांग्रेस जब दिल्ली में उत्तर बंगाल में जब चुनाव लड़ रही है तो उनके खिलाफ जो लाखों फौज उतारा गया है, जो फौज की बाकायदा भाजपा का प्रचार कर रही है, क्या पता उसमें ऐसे लोग भी शामिल होंगे जो कि किसी न किसी अपराध में, किसी न किसी मसले में फंसे हुए होंगे और उनका इस्तेमाल भाजपा वहां पर ममता बनर्जी की सरकार को, ममता बनर्जी को खत्म करने के लिए कर रही है। आपको याद दिला दूं मैं एक बार फिर से, छत्तीसगढ़ में माओवादियों को समाप्त करने के लिए अमित शाह ने 5 लाख से अधिक फौज को लगाया था काम पर और उसके लिए आधुनिक व्यवस्थाएं या फिर यंत्र का व्यवस्था किया था। ममता बनर्जी की सरकार को खत्म करने के लिए चुनाव के दरमियान 2 लाख फौज को उतारा गया है। ये फौज बाकायदा भाजपा के प्रचार तंत्र का हिस्सा बना हुआ है और ये हिस्सा इस तरह से है कि बंगाल में आतंक का माहौल पैदा हुआ है और जो कोई आदमी तृणमूल कांग्रेस को वोट देने जाता है उसको पुलिस लाठी से पीटती है, कई की हत्या कर चुकी है पुलिस धमका रही है, पुलिस यहां तक कर रही है कि जो कोई वोट डालने जा रहे हैं अब मालूम होता है कि टीएमसी की तरफ से जा रहा देने के लिए, उसको पुलिस जाने से वोट पर रोक रही है। 2 चरणों के जो चुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल में उसमें ये चीज साफ तौर पर दिखा है। 2 लाख की फौज यूं ही अमित शाह ने वहां पर नहीं झोंका है। इसी समझ सकते हैं, सत्ता चाहे माओवादियों की हो, सत्ता चाहे आपको इसी संसदीय प्रणाली में काम कर रहे तृणमूल कांग्रेस का हो या कोई भी किसी विरोधी दल का हो, उसको खत्म करने के लिए अमित शाह किसी भी सीमा तक जा सकता है और यह एक हकीकत है। 2002 का एक रिपोर्ट है जिसमें कि 2 तस्वीरें आई थी मैगजीन में और उसमें ये चीज दिखाया गया था किस तरीके से एक तरीपार और एक हत्यारा, मतलब अमित शाह मोदी दोनों 2000 में कन्विक्टेड करार दिए गए थे, दोषी करार दिए गए थे। अब बताए गए थे कि ये समाज के लिए अवांछित है और वही 2 व्यक्ति आज भारत का नीति नियंता है, भारत की जनता का भाग विधाता बन करके बैठा हुआ है। यही कारण है कि भारत पूरी दुनिया में एक हास्यास्पद स्थिति में ही नहीं चली गई बल्कि इसकी जनता की हालत जो है बद से बदतर बनता चला गया है। रेप एक उद्योग का रूप ले चुका है और जिस तरह से बंगाल में एक महिला का वीडियो प्रचारित हुआ था कि उस एक भाजपा नेता ने
उसको एक पद देने के लिए बाकायदा उनके साथ हम बिस्तर होने का प्रस्ताव दिया था। बहरहाल इन चीजों के बीच जो एक और चीज सामने आया है कि जिस तरह से सलवा जुलूम के बाद हजारों लोग सरकार के शरण में चले गए थे और माओवादियों के डर से ही कहते हुए माओवादी मुझे मार डालेंगे, अब जब वो लौट करके आ रहे हैं उनकी जमीनें सरकार किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार यह जो माओवादियों के तो नहीं ही है, लेकिन उनकी माओवादी उन आदिवासियों की भी नहीं है जो कि सरकार के साथ है। यानी जो माओवादी के साथ आदिवासी है सरकार उनकी तो बात नहीं सुन रही है, लेकिन जो सरकार के साथ आदिवासी है उनकी जमीन को भी हड़पने की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर हम आंकड़ों की बात करें हम अगर इसमें, तो एक न्यूज आया था, एक खबर था जिसमें कि साफ तौर पर दिखाया गया, आप देख सकते हैं कि सलवा जुलूम के दौर में छोड़ी गई जमीन अब जो पार्टी के कब्जे में है और ये एक बड़ा मसला है। सारी लड़ाई का जड़ आदिवासियों की जंगल है, आदिवासियों की जमीन है और उनका जल है, चाहे वो सरकार की तरफ हो या सरकार के विपक्ष में हो, यानी माओवादियों के साथ हो। आदिवासियों की जमीन ही इसके केंद्र में है और इस केंद्र का सबसे बड़ा लाभार्थी उद्योगपति है। यही कारण है अमित शाह इतने आक्रामक तरीके से माओवादियों के खिलाफ लाखों फौज उतारा और अब इतने ही आक्रामकता के साथ तृणमूल की सरकार को भी उखाड़ फेंकने के लिए अमित शाह ने 2 लाख आदमी को वहां पर उतार दिया है। अब हम आते हैं नंदिनी सुंदर के द्वारा लिखा गया जो आर्टिकल था, वो नक्सलवाद का अंत या फिर जवाबदेही का भी खात्मा। इस आलेख को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि नंदिनी सुंदर किन सवालों को उठा रही है। यह बताती है कि अपने एक लेख में कि सरकार जब सीपीआई माओवादी के ऊपर जीत का दावा करती है तब इसके परिणाम स्वरूप हुई अपनी हार को भी छिपा रही होती है। संवैधानिक जवाबदेही का अंत और इस अपराध से बच निकलने को सामान्य कर देने की कवायद। बहुत सारे माओवादी नेताओं और सशस्त्र कैडरों के आत्मसमर्पण के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तय की गई 31 मार्च की समय सीमा तक नक्सलवाद भले ही खत्म होने के कगार पर हो, लेकिन 2 दशकों से चली हत्याओं, विस्थापन और सजा से मुक्ति के सवाल पर का जवाब नहीं मिलता है। पिछले 2 सालों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी के गुरिल्ला या लड़ाकू सदस्यों को अपने पक्ष में लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर हत्याओं और प्रलोभनों का गहन और विस्तृत दौर चला है। आगे ये भी लिखती है कि 24 से 26 के बीच मैंने बताया था कितने लोगों की हत्या आत्मसमर्पण हुआ है, कितने लोगों की हत्या सरकार ने की है। आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों को मीडिया के समक्ष पेश किया जा रहा है, जहां वो कर्तव्य निष्ठा के साथ अब आगे से संविधान के दायरे में रहकर काम करने की बात करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस संविधान दायरे में करने की बात करते हैं उस संविधान की धज्जियां किस तरह से अमित शाह बंगाल में ही उड़ाती हुई दिख रही है। ऐसे में ये लोग जो संविधान की बात करने के लिए आगे आए हैं और संविधान के साथ काम करेंगे, असल में ये लोग जनता को धोखा दे रहे हैं और जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ना तो इस देश में संविधान का कोई प्रतिष्ठा है, ना ही इस देश में न्यायपालिका बची है, ना ही इस देश में पुलिस तंत्र बचा है, ना ही कोई ऐसी संस्था बची है जो जनता के लिए काम कर रही हो। ये तमाम तंत्र, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर चुनाव आयोग हो या फिर पुलिस तंत्र हो या फिर कोई भी तंत्र हो, सीबीआई, ईडी, फलना ढिमका, वो तमाम तंत्र जो है अमित शाह और मोदी को बचाने के लिए ही सारा काम कर रही है और इनके विरोधियों को निपटाने का काम कर रही है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो मानवाधिकारवादी हो या फिर आम जनता ही क्यों ना हो। सरकार ने जो आस्था अपनाया है आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के प्रति या माओवादियों के प्रति, उसका 2 रास्ता जो है साफ दिखाई पड़ता है। जवाबदेही उसकी किसी बात की भी नहीं है। पहला तो यही है कि 2 सालों में जितने ही मानवाधिकार के उल्लंघन हुए हैं उस पर बात करने से साफ तौर पर सरकार इनकार कर रही है। और दूसरा, पूर्व माओवादियों को सुरक्षा बलों में भर्ती पहले डीआरजी के तौर पर और अब जैसा बताया जा रहा है सामान्य पुलिस के रूप में उनकी बहाली की जा रही है और इस तरीके से अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए भी इन लोगों का इस्तेमाल कर रही है। सुरक्षा बल में शामिल होने वाले
होने से पहले डीआरजी वांछित माओवादी थे जिनके नाम पर मुकदमे और सिर पर इनाम थे। सुरक्षा बलों में शामिल होने के बाद भी इनके नाम जो मुकदमे दर्ज थे उन्हें वापस नहीं लिया गया ताकि इनके गर्दन पर तलवारें लटकती रही। ऐसी स्थिति में इनकी मजबूरी का इस्तेमाल कर औरों को नियंत्रित करने की ताकत मिल जाती है। मैंने समझ बताया था आपको कि अगर उनके मुकदमे लगे रहेंगे अगर, तो उसको सरकार कभी भी उसका भय दिखा करके उसको जो है अपने प्रभाव में रखेगी, अपने कंट्रोल में रखेगी। और अगर जरा सा भी किसी ने दाएं बाएं करने की कोशिश किया तो उसको सीधा उठा करके या तो इनकाउंटर किया जाएगा या फिर जेल में डाल करके सजा दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको, मानवाधिकार जितने उल्लंघन पुलिस ने छत्तीसगढ़ में किया है, जिसमें कि आपको कई सारी घटनाएं, जिसमें कि 12 में सारे गुड्डा में 17 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई, 13 में एडेस्ट मेस्ट्रा में 8 लोगों को मौत का उतार दिया गया। यहाँ तक कि जब कई हत्याओं को मसला लेकर के एक गांधीवादी हिमांशु कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो उनको भी जो है झूठा करार दे करके उनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया गया कि आप झूठा आदमी हैं, आप यहाँ पर बार बार आकर के वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि अगर इन आदिवासियों के साथ हुए तमाम जुल्मों का अगर हिसाब सरकार नहीं करती है तो उनका क्या होगा, और अगर इसका इनकार अगर सरकार इससे बचती अगर है तो निश्चित तौर पर इन तमाम मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं जो अभी तक हुई है या फिर आगे होने जा रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर आंख बंद कर लिया है, इनकार कर दिया है, जांच रिपोर्टें सार्वजनिक नहीं की गई है, निश्चित तौर पर इसका जो असर माओवादियों के नए चरण के रूप में उभर करके सामने आएगा। अमित शाह ने बार बार कहा है कि जो माओवादी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे उनको खत्म कर दिया जाएगा। यही कारण है कि लगातार माओवादियों की हत्याएं करने का भी सिलसिला शुरू किया गया है और पुनर्वास नीति के तहत जो एक प्रलोभन दिया गया था उन माओवादियों को, उस प्रलोभन का भी असर कहीं न कहीं चीजें दिखी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये दिखा है माओवादियों की नीति में, माओवादी 2011 ईस्वी से ही लगातार दिशाहीनता के शिकार हो रहा था। वह आगे की रणनीति को तय नहीं कर पा रहा था, वह अपनी कमजोरी से निपटने के तरीके अख्तियार नहीं कर पा रहा था। इसका जिक्र उस वक्त के महासचिव गणपति ने बार बार किया था, जब दस्तावेजों में जिक्र किया था। इसके बाद भी समस्या जब हल नहीं हुई, इसका परिणाम इसी रूप में निकलना था जो निकला। ये अमित शाह की असफलता नहीं है, बल्कि माओवादियों की मौजूदा हालात को समझ पाने में और सफलता के कारण ही माओवादी आज इस हालत में पहुंचने के लिए मजबूर हुए हैं, जहां पर की जनता के ने उन तमाम आत्मसमर्पण करने वाले लोगों को ठुकरा दिया है, घृणा की नजर से देख रहे हैं। लेकिन माओवादियों के पास अभी भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है जो कि उनको आगे की तरफ बढ़ा सके। यहीं पर मैं ईरान की बात बार बार जिक्र करता हूं। इस ईरान की आबादी महज 9 करोड़ है। वह ईरान अमेरिका के सामने डटकर खड़ा है, लड़ रहा है और पूरी आबादी उसके साथ में है। लेकिन माओवादी जिसकी 150 करोड़ की आबादी भारत में है, यहाँ पर लगातार वो भी बहुत लंबे समय से 60 सालों से काम कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर वो उस स्थिति को हासिल नहीं कर पाए हैं, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। उस कारण की पड़ताल होनी चाहिए। उस कारण की पड़ताल करने की कोशिश मैं अपने अगले वीडियो में जब मैं बनाऊंगा उसमें जरूर करूंगा। अब एक मसले पर और आते हैं। छत्तीसगढ़ में लागू हुई नक्सलवादी आत्मसमर्पण या प्रेरित राहत पुनर्वास नीति 25 के सेक्शन 8.8 में नक्सलवादियों को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने पर लाखों रुपए का इनाम का प्रावधान था या है। जाहिर है ये घोषणा निर्दोष लोगों की हत्या कर उन्हें वांछित माओवादी के तौर पर पेश करने को प्रेरित करता है। एक तो वांछित माओवादियों की कोई सूची सार्वजनिक तौर पर नहीं है जिससे मारे गए तथाकथित माओवादियों का मिलान किया जा सके, और न ही इनाम की राशि के हकदार को पैसे दिए जाने को लेकर कोई सार्वजनिक जवाबदेही, या फिर चाहे खुद आत्मसमर्पण करने वाला माओवादी हो या उन्हें पकड़ने वाला, मारने वाला या फिर पुलिस के हवाले करने वाला कोई व्यक्ति हो। बहुत सारे दर्जे के कैडर जिनसे कहा गया था कि अगर वो आत्मसमर्पण कर दे तो उन्हें पैसे दे दिए जाएंगे, ने बताया कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। यह भी सरकार की एक जो नीति था उसकी असफलता थी। जो माओवादी पैसे के लालच में आत्मसमर्पण किए थे, जनता के द्वारा दिए गए वो तमाम जो पैसे थे, सोना रूप में जो कन्वर्ट किया गया था, वो भी सरकार के पास दे दिया गया, 7 किलो सदी सोना। इसके बाद भी उन आत्मसमर्पित माओवादियों को कुछ भी नहीं मिला है, ऐसी भी खबरें आ रही है। इसके साथ ही जिस तरह से देश में लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है,
अराजकता एक के बाद एक फैल रहा है। भाजपा सरकार बाकायदा एफस्टीन फाइल जो एक मसला था, लेकिन भारत में हजारों एफस्टीन जैसे गुंडे दरिंदे फैले हुए हैं और बलात्कार यहाँ पर मुख्य उद्योग बन गया है। लोगों के जल जंगल जमीन को लूटने की नई नई कवायदें शुरू हो गई है। माओवादियों के खत्म होने का नाम लेकर के अब तमाम उद्योगपति टूट पड़े हैं आदिवासियों की जमीन लूटने के लिए या लोगों के इज्जत पर हमला करने के लिए। इन तमाम परिस्थितियों को आप गौर करके देख लीजिए अगर आप, तो यही वो तमाम परिस्थिति है जो परिस्थिति कल के दिन में माओवादी को फिर से आधार प्रदान करेगा। और सरकार अगर इसी पक्ष में इसके तरफ कुछ नहीं ध्यान देती अगर है, मानवाधिकार के उल्लंघन के सवाल को नहीं उठाती अगर है, तो फिर निश्चित तौर पर यह प्रक्रिया एक बार फिर लंबी चलेगी और हम फिर देखेंगे एक बार 10 सालों के बाद कि यही भारत की सरकार एक बार फिर घोषणा करती नजर आएगी कि भारत में माओवाद सबसे बड़ा आंतरिक खतरा है। और एक बार फिर हम देखेंगे कि माओवादियों को खत्म करने के लिए एक बार फिर अभियान शुरू हो गया है। जिस तरह से कि 26 का डेडलाइन देकर के किया गया था, 31 मार्च 26 का फिर से नया डेडलाइन शुरू होने की संभावना है, जो क्योंकि समस्या जनता की समाप्त नहीं हो रही है। और इसी साथ माओवादियों का भी एक मसला है, वे भी अपनी रणनीति में या फिर कार्य करने तरीके में गंभीरता से ढूंढें कि आखिर उनके अंदर कमियां कहाँ रह गई है। इसको लेकर के जो आज वो इतनी बड़ी संकट में फंसे हैं। जनता के आखिरी उम्मीद माओवादी हैं और यही कारण है कि माओवादियों के जिन इलाकों में प्रभाव है उन इलाकों में रेप की घटनाएं नहीं होती, उन इलाकों में आपसी झगड़े नहीं होते, उन इलाकों में कई तरीके की शांति है, शिक्षा का प्रसार है और कई तरह की चीजें वहां पर मौजूद है, जो कि भारत सरकार के अधीन रहने वाली स्थिति में नहीं है। वह महिलाएं भी रात को छोड़िए दिन में भी चलने में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि माओवादी का अगर फलक और ज्यादा बड़ा होता अगर है, भारत सरकार के लिए नई मुसीबतें चंद दशक में तैयार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। माओवादी खुद कई बार दस्तावेज में लिख चुके हैं कि हम लगातार खत्म हुए हैं, लेकिन फिर हम उससे ही बड़े मजबूत स्थिति में उठ खड़े हुए हैं। 72 में जिस माओवादियों को समाप्त होने का घोषित कर दिया गया था मजुमदार की मौत के बाद ही, वही माओवाद फिर से एक विकराल विपक्ष रूप में खड़ा हो गया और 31 मार्च 26 को अमित शाह ने उसको खत्म कर दिया। तो निश्चित तौर पर समस्याएं अगर हल खत्म नहीं होती है, समस्याएं अगर हल नहीं होती है, तो यही माओवाद इससे भी विकराल के रूप में नए सिरे से फिर से खड़ा हो जाएगा। इसकी पूरी संभावना है और सरकार इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है या कुछ भी करने में असमर्थ है, चाहे वो अपने भ्रष्टाचार का कारण हो या फिर एफस्टीन फाइल के दरिंदे जिस तरह से भारत में फैले हुए हैं और महिलाओं को एक के बाद एक निशाना बना रहे हैं। इसका भी अंत कहीं न कहीं माओवादियों को ही मजबूती प्रदान करेगा। और अगर ऐसा होता है फिर एक बार हम देखते नजर आएंगे, यही भारत सरकार माओवादियों को समाप्त करने के लिए फिर से एक नई डेडलाइन तैयार करती नजर आएगी। बहरहाल ये पूरी बातचीत थी और भी कई सारी बातचीत करनी है, वीडियो लंबा हो जाएगा। हम आप इस मसले पर क्या सोच रहे हैं कमेंट से हम जरूर बताएं। संभव हो अगर तो सोच लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। शुक्रिया, नमस्कार। Yes, समरभूमि, let's go! यहाँ चलती ना कोई सिफारिश, इरादे फौलाडी बस जीत की ख्वाहिश। ये समरभूमि रांझों का मैदान, दुश्मन के कैंप में मचा देंगे घमसान। हर मूव कैलकुलेटेड, माइंड शार्प लाइक अ ब्लेड, टॉप टियर परफॉर्मेंस वी नेवर डिग्रेड। ये समरभूमि है अल्टीमेट शोडाउन, देखो हमारा ही चलता यहाँ पे काउंटडाउन। समरभूमि में जीत हमारी, दुश्मन की अब आई है बारी। खेल का मैदान, हम है खिलाड़ी, समरभूमि में जीत हमारी। Yes, समरभूमि, जीत हमारी, समरभूमि।